हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट पर नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चीज समझते हैं और नंबर सिस्टम का टॉपिक 1 आज हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है कि अंक क्या होता है। अंक जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अंक कहने का मतलब होता है जो लिखते हैं। अंक कहाँ से कहाँ तक होता है, अंक की संख्या कितनी होती है। जैसे अंक कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1 से लेकर न 9 तक, 0 से लेकर अगर 9 तक है ना तो वो अंक होता है। अंक की संख्या न मुख्यतः 10 होती है। अंक की संख्या मुख्यतः कितना होती है? 10 होती है। देखिए गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10। तो अंक एक ही अंक में, यानी कि एक ही अंक में जो लिखा जाता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और हम लोग संख्या के बात बोलते हैं तो संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? तो अंकों के समूह, यानी कि अंकों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या बोलते हैं। यानी कि अंक मिलकर, यानी कि एक या एक से अधिक अंक मिल जाता है, यानी कि 2, 3, 4, 5। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा तो 23, तो 23 में 2 और 3 मिलकर बना हुआ है। 2 तो अंक है, 3 भी अंक है, और 2 को अंक मिलकर क्या बना दिया? 23 बना दिया। तो अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या। संख्या किससे मिलकर बना है? तो संख्या अंक से मिलकर बना है। संख्या किससे मिलकर बना हुआ है? तो संख्या अंकों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला चीज हम बताए कि अंक किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर और 9 तक होता है, सबके सब क्या होता है? अंक होता है। अब पूरा कहानी ना, पूरा मैथ्स में ना 0 से 9 तक हमको पढ़ना है। इसी में हम लोग को क्या करना होता है? डिजिट चेंज करके पढ़ना होता है। जैसे 45 तो अंक में कितना है? 4, 5 लिख सकते हैं। 77 तो 7 और 7 लिख सकते हैं। 89 तो 8 और 9 लिख सकते हैं। यानी कि अंक से ही मिलकर क्या चीज बना हुआ है। दूसरा बोले कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। तीसरा बोले कि संख्या को लिखने या सजाने की प्रक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे सजाने के प्रक्रिया के, जैसे किताब का रहता है तो मैथ्स का पढ़िएगा तो मैथ्स को एक साइड रखिएगा, इंग्लिश को रखिएगा तो इंग्लिश को एक साइड रखिएगा, साइंस के पढ़िएगा तो साइंस को एक साइड रखिएगा, और जीके को रखिएगा तो जीके को एक साइड रखिएगा। तो इस सब क्या होता है? सजाना होता है। तो संख्या पद्धति की क्यों जरूरत होता है? लिखने का। अब जब बिना लिखले हम कैसे जान सकते हैं कि संख्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 25 है, तो संख्या के लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या को लिखने या सजाने, जैसे सिलेबस को सजाना है, जैसे आपका रूटीन बन जाता है कि 4 दिन मैथ्स पढ़ना है, 3 दिन बायो पढ़ना है, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ना है, तो इस तरह से बन जाता है। तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी कि संख्या को लिखने या सजाने का प्रक्रिया को ही संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है कि किसी भी संख्या में अंकों का 2 मान होता है। किसी भी संख्या में अंकों का 2 मान होता है। एक में हम लोग बोलते हैं जातीय मान और दूसरा में हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। किसी भी संख्या के अंकों का 2 मान होता है। एक को हम लोग बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इससे न पहले बहुत ही क्वेश्चन पूछता था। जातीय मान और स्थानीय मान से न पहले बहुत ही क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इधर आके न इससे क्वेश्चन नहीं बनता, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इस संख्या से ही निकलकर बना हुआ है कौन? 2 प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। अब देखिए, जातीय मान किसको कहते हैं? फेस वैल्यू, जिसके मतलब जो अंक के सामने होता है ना उसी को हम लोग जातीय मान कहते हैं। जैसे यहाँ डिफिनेशन से समझाते हैं, किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे वो अंक के किसी भी स्थान पर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 75, 43, 2, इसमें 4 का जातीय मान पूछा, तो जिसका जातीय मान पूछेगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 का जातीय मान पूछा तो आपका 4 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 का जातीय मान पूछेगा तो 3 मतलब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कहीं भी रहने का मतलब क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ जैसे देखिए 4, 6, 9, 4, 2, 3 में पूछेगा, बताइए 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा? तो फेस वैल्यू, यानी कि जिसका पूछेगा ना उसी का हम लोग क्या बोल देते हैं?
जातीय मान। यहाँ दशमलव रहेगा, मान लीजिए 4964 हो जाएगा। इसमें 6 का मतलब वैल्यू पूछेगा कि बताइए 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा। तब फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान का मतलब होता है कि जो वैल्यू दिया रहेगा उसी को हम लोग आंसर देंगे, यानी कि 6 यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, जातीय मान। अब हम लोग पढ़ते हैं स्थानीय मान के बारे में। जातीय मान पढ़ लिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, अब बोलो। हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान का मतलब होता है किसी संख्या में अंकों का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। याद कीजिए, न कहता है कि समय के साथ अगर आदमी की परिस्थिति को अगर नहीं बदलिएगा तो समय का मार बहुत ही तगड़ा होता है। समय के अनुसार आपको ढलना होगा, समय के अनुसार चलना होगा, समय के अनुसार कोई भी काम को क्या करना होगा, काम करना होगा। तो वही चीज कर रहा है कि किसी संख्या में अंकों का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब इसमें क्या कहना है कि स्थिर नहीं रहेगा, इसमें अस्थायी रहेगा। मतलब समय के साथ यानी कि अपन दिशा डायरेक्शन दोनों बदलते रहेगा। जैसे कहने का मतलब हम एग्जाम्पल से कुछ समझाते हैं आपको। जैसे 9564 है ना, यानी कि 9564 इसको बोल सकते हैं। वे प्रत्येक का स्थानीय मान बोलते हैं। तो इसको ना हम लोग इधर से गिनते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई। लास्ट संख्या को ना, लास्ट डिजिट को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, इकाई संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं दहाई, इसको हम लोग बोलते हैं दहाई। इसको हम लोग बोलते हैं सैकड़ा, सैकड़ा। और इसको हम लोग बोलते हैं हजार, इसको हम लोग बोलते हैं हजार। ध्यान से समझना भाई मेरे। इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, इसको हम लोग बोलते हैं दहाई, इसको हम लोग बोलते हैं सैकड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं हजार। इकाई का मतलब कितना, एक यूनिट। इकाई का मतलब एक यूनिट, यानी कहने का मतलब होता है इकाई यानी कि 4 एकम कितना, 4। यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इकाई का मतलब एक यूनिट। और दहाई का मतलब कितना, 10। दहाई का मतलब कितना, 10, यानी कि 6 इंटू कितना, 10। यानी कि इकाई का मतलब भैया एक यूनिट और दहाई का मतलब कितना, 10, यानी कि 6 इंटू कितना, 10, यानी कि कितना, 60। और सैकड़ा का मतलब कितना हो जाएगा, सैकड़ा का मतलब 5 इंटू कितना, 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और हजार का मतलब क्या हो जाएगा, 1000, यानी कि 9 इंटू कितना, 1000, यानी कि इसको हम लोग 9000 कर सकते हैं। यानी कि इतना जोड़ेंगे ना, इतना से मिलकर ना, इतना से मिलकर ना संख्या बना हुआ है 9564। इसको जोड़िए तो 9500, यानी कि 9500 कितना हो जाएगा, 64। यानी कि इतना से मिलकर, इतना संख्या से मिलकर 9564 जो संख्या है सो बना हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक का स्थानीय मान हो, बताइए। अगर हम 4 का स्थानीय मान बताएंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। और वहीं पे अगर 6 का स्थानीय मान हमको बताना होगा तो बताइए क्या हो जाएगा। अब उसमें अगर हमको 5 का स्थानीय मान बताना होगा तो कितना हो जाएगा, 500। उसी में अगर हमको 5 का स्थानीय मान बताना होगा तो कितना, 500। और 9 का स्थानीय मान 9000। इसी प्रकार से इसी को अगर हम लोग दूसरा भाषा में बनाते हैं तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ से 6 का अगर हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला 6 लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 1 0 लिखते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर 5 का स्थानीय मान निकालना है, यानी कि स्थानीय मान तो 5 पर क्या 0 हो जाएगा, 2 0। और 9 का निकालना स्थानीय मान तो 9 पर क्या 0 हो जाएगा, 3 0। तो इस प्रकार से आप स्थानीय मान भी निकालना क्या कर लिए, सीख गए कि स्थानीय मान जिसका भी निकालना है ना उसके पीछे उतना क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। मान लीजिए कि 4 9 6 4 3, इसमें कहेगा बताइए 9 का स्थानीय मान निकालिए। तो 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए देखिए इसके पीछे कितना है, 1 2, यानी कि 9000 हम लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9। यानी कि जिसका स्थानीय मान निकालना होता है ना उतना उसके पीछे क्या लगा देते हैं, 0। 0 क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे करके आपको हम प्रूफ करके भी क्या कर दिए, दिखा दिए, यानी कि बता दिए।
यहाँ पे मान लीजिए कि 7 9 6 4 3 और इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना होता है, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 1 3, यानी कि इसके पीछे कितना संख्या है, तो जितना संख्या रहेगा ना, जितना संख्या रहेगा उतना हम कथी कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। इसके पीछे जितना संख्या रहेगा उतना हम क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो 6 के पहले 2 जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 600। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 600। अगर मान लीजिए 9 5 7 3 2 4 का 7 में स्थानीय मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा 700। अगर इसी प्रकार से अगर दशमलव में दे दे, मान लीजिए कि 0.734 और यहाँ से बताइए कि 3 का मतलब बता दे, आपसे पूछे कि बोले कि 3 का स्थानीय मान बताने के लिए कहेगा, तब क्या लिख सकते हैं। तो देखिए दशमलव के आगे कितना संख्या है, 1 2 3, यानी कि दशमलव के आगे कितना संख्या है, 3 संख्या है। दशमलव के आगे कितना संख्या, 3 संख्या, तो हम लिख सकते हैं 0.03। यानी कि इसको अगर स्थानीय मान दशमलव वाला का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे कि दशमलव जिसका स्थानीय मान निकालना होगा उसके आगे की संख्या देखेंगे। तो इसके 3 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो 3 के आगे देखेंगे कि कितना संख्या, तो देखो 1 2 1 3, तो हम 3 को संख्या लिखे 1 2 1 3, तो 3 के हम आगे क्या लगा दिए, 3 लगा दिए, 2 को लगा दिए। इसका दूसरा तरीका से अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए 3 का निकालना है ना, तो 3 बटा में क्या लिख सकते हैं 1000। इसको बटा में भी ऑप्शन रह सकता है कि 3 का अगर स्थानीय मान निकालना है ना, तो 3 बटा में क्या कर सकते 1000 लिख सकते। क्यों कि 3 के बाद देखिए संख्या क्या है 1 2 1 3, तो जितना अगर आगे रहेगा ना दशमलव वाला केस में, जितना आगे रहेगा ना उतना बटा में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए दूसरा क्वेश्चन 7 5 6 4 है। अब इसमें कहेगा ना बताइए, इसमें कहेगा ना बताइए कि 6 का मतलब क्या बताइए, स्थानीय मान बताइए। तो 6 पे देखिए इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, 1 2 3 1 4। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा कि 0.00 और 0 6, या इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो भाग में भी लिख सकते हैं, और भाग में भी लिखेंगे तो 6 बटा में कितना हो जाएगा 10,000, और इसको भाग दीजिएगा ना तो फिर कहाँ उतना ही संख्या आपका क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, आप ही लोग बताइए 0.3465, अगर इसको 6 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या कीजिएगा, तो देखिए आगे कितना है 1 2 1 3, तो हम लिख सकते हैं 6 बटा में कितना 1000, इसको काटेंगे तो और छोटा कर सकते हैं, 3 बटा में कितना 500। तो दोस्तों यहाँ से आप स्थानीय मान भी सीख गए और जातीय मान भी सीख गए। अभी हम ज्यादा लेवल तक नहीं जा रहे, अभी विशेष छोटा छोटा कॉमन डिफिनीशन पे खाली चर्चा करें, और जब हम इसका मतलब थ्योरी पढ़ेंगे तो और ज्यादा कि इसका अंतर दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के कॉमन मिलेगा तब क्या होगा, तो सब आगे हम लोग अभी थोड़ा सा नॉर्मल चीज विशेषता खाली जान लेते हैं कि ये चीज होता है, उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हम किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है। गिनती शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब जहां तक जाइएगा ना वहां तक गिनती जाएगा। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और शुरू कहाँ से होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर और अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक चल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। अब कहेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मालूम है नहीं, हालांकि वो अनंत तक होता है, तो अनंत तक कोई भी ले सकता है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद कहेगा एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या और न तो अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका 3 को कम से कम गुणनखंड हो। भाज्य संख्या का मतलब होता है कम से कम उसका 3 को गुणनखंड हो।
गुणनखंड कहने का मतलब होता है कि अगर 4 है ना, तो इस 4 को ना ऐसा कोई ऐसा संख्या हो जो उसको कम से कम 3 संख्या काटे। 4 को कोई ऐसा संख्या हो ना जो कम से कम 3 संख्या काटे। तो इसको देखिए 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 4। यानी कि अब यहाँ से पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो 4 हो जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। उसके बाद कहेगा अभाज्य संख्या, इस सबको आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या कहेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो ना, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 को 1 और 2, यानी कि 1 और अपने आप से कटे ना, 1 और अपने आप से कटे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 2। सभी प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, जितना भी, क्योंकि प्राकृत संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। प्राकृत संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस में। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो ये सब सभी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक होती है। इसके बाद कहता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के देखिए, अब पूर्ण संख्या के बारे में है 0। तो 0 लगने के बाद ही ना संख्या को आगे बढ़ोतरी हुआ था। पहले हम लोग अंक पढ़ते थे, पहले अंक पढ़ते थे, 1 से लेकर 9 तक की संख्या था। लेकिन आर्यभट्ट ने 0 के बारे में बताया था, नहीं कि 0 के खोज किया था। उसके बाद जाके आगे संख्या बन पाया। और एक संख्या 0 का इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे अगर हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, तो पूरा सब्जी में नमक के बिना कितना अच्छा सब पूरा मसाला रख दीजिए सब्जी में, और उसमें नमक नहीं रखिएगा ना, तो सब्जी फीका फीका हो जाता है, सब्जी में कोई स्वाद नहीं रहता, सब्जी में कोई स्वाद नहीं रहता है। इसीलिए पूरा मतलब अंग्रेज सब संख्या खोज दिया था, लेकिन 0 नहीं था तब तक संख्या क्या था, अधूरा था, वो संख्या बन ही नहीं रहा था। लेकिन आर्यभट्ट ने 0 के खोज किए, और उस 0 के जब खोज किए ना, तो वहां से संख्या बन गया। पहले 1 से लेकर 9 तक था, तो 9 तक में अंक था, लेकिन संख्या का पता नहीं था। लेकिन आर्यभट्ट जब खोजे ना, तो देखिए आर्यभट्ट खोजे तो 10 बन गया, 20 बन गया, 30। और इस 0 के मतलब इतना महत्वपूर्ण चीज है ना, कि कोई भी स्थान पे अगर 0 आप बदल दीजिएगा ना, तो सीधे 10 गुना हो जाता है, सीधे 10 गुना हो जाता है। कहने का मतलब है 10, तो 10 के अगर 10 में अगर यहाँ बदल दीजिएगा तो कितना, 100। तो 10 के 10 गुना कितना हो जाएगा, 100। फिर यहाँ पे अगर 1000 लिख दीजिएगा तो 1000 के 10 गुना कितना हो जाएगा, 10। यानी 10 गुना बढ़ जाता है। और यही 0 इधर रहता है, अगर दहाई अंक पे 0 रहता है तो इसका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन वही 0 इकाई अंक पे रह जाता है तो उसका क्या होता है, बहुत सारा रोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई भी काम अगर आप अपने घर पे करते हैं तो आपका कोई रोल नहीं होगा, आपको रिस्पेक्ट उतना नहीं मिलेगा। लेकिन वही काम अगर आप बाहर जाके करोगे तो वही आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट, बहुत सारा मान मर्यादा, बहुत सारा इज्जत करता है। इसीलिए बोला जाता है कि अंगना में अगर तुलसी रोपिएगा ना, तो अंगना के तुलसी को अंगना में नहीं, अंगना के तुलसी को उखाड़ के दूरा पे रोपा जाता है, उसके मान सम्मान के लिए। तो कोई भी काम करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, बाहर। भले ही बाहर जाकर हम चप्पलें सी लेंगे, लेकिन घर पे रह के हम लोग काम नहीं कर सकता, क्योंकि शर्म लगता है, लोग क्या कहेंगे। हम लोग को लोगों का पड़ा हुआ, अपना कुछ नहीं पड़ा हुआ। हम लोग अपना से बारे में, दूसरा के बारे में सोचते हैं, और सोचते सोचते हम लोग स्वर्गवास सिधा जाते हैं। ठीक, सभी प्राकृत पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग किए थे। तो 0 का बहुत महत्वपूर्ण है, 0 से लेकर अनंत तक होते उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5, इसमें ना पूर्ण संख्या में ना एक जीरो आने के कारण क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। देखिए अब हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में बताते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। सभी पूर्ण संख्या तथा उनकी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। कहने का मेरा सीक्वेंस ये हुआ कि सभी पूर्ण संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 से अनंत तक जाएगा। ऋणात्मक संख्या कहने का मतलब -1 -2 -3, यानी कि ऋणात्मक संख्या होता है। या -0 -1 -2 -3
दोस्तों जीरो के आगे या जीरो के माइनस कोई संख्या के आगे या पीछे आगे लगाइएगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 0 1 लगेगा तो जीरो का कोई महत्व होता है, माइनस 0 लगाइएगा तो इसका कोई महत्व होता है, तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए हम लोग लिख दे जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होगा और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक होगा। नोट में कहे कि जीरो धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है, जीरो दोनों हो सकता है। जैसे एक माए बाप के दो गो बेटा, तो दो गो बेटा के दोनों पत्नी अलग अलग होगा कि ना, लेकिन दोनों बेटा तो एक ही माए बाप के ना होगा, तो मतलब माए बाप क्या होगा, एक ही होगा। तो जीरो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो दोनों चीज हो सकता है। इसीलिए हम लिखे जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक ना। अगर एग्जाम में आए तो आप बनाना। उसके बाद बताए धनात्मक पूर्णांक, तो सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब कथी, जो पॉजिटिव में आंसर दे, जो पॉजिटिव में बात करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब कथी होता है, जो नेगेटिव बात करे, यानी कि जो नेगेटिव बात के मतलब कथी होता है, जो नकारात्मक बात बोले, यानी कि जो जिसमें माइनस लगा रहेगा ना उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और जिसमें प्लस लगा रहेगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिए कि 0 1 2 3, और इसको बोलेगा कि बताइए धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक है यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो गया। ये सब इतना लिखना कोई जरूरी ना था, एक ही लाइन में आप समझ सकते। और यहीं पे लिख दिए -1 -2 -3, यानी कि आप कर्जा में जाते हैं तो आप ऋण पूर्णांक है, और आप कर्जा से निकल के आते हैं तो क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक। आप किसी को कर्जा दिए तो आप धन पूर्णांक हुए, आप किसी से कर्जा लिए तो ऋण पूर्णांक हुआ। तो दोस्तों हम लोग अभी 4 गो बात पढ़े थे। पहला चीज पढ़े थे क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद पढ़े पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में खाली जीरो आके कन्वर्ट कर दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। उसके बाद पढ़े पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में दोनों चीज सम्मिलित रहते, यानी कि पूर्णांक पूर्ण संख्या भी सम्मिलित रहे, यानी कि धनात्मक भी सम्मिलित रहे और ऋणात्मक भी सम्मिलित रहे, मतलब प्लस माइनस दोनों सम्मिलित रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। फिर से समझिएगा, प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत तक शुरू होता है, और प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बनाने के लिए उसमें जीरो सम्मिलित कर दिया, यानी कि जीरो जोड़ दिया तो पूर्ण संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या में एक धनात्मक दे दिया और एक ऋणात्मक दे दिया तो पूर्णांक संख्या बन गया। मतलब एक ही डिफिनेशन से ना आपको सारा डिफिनेशन याद हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं परेशानी समस्या दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। आज भर इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।